अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते के पहले हस्बे हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ये क्या कर रहे हैं आपके साथ? हाय 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 आखिरी धमाले हैं, डाल लेने दो इसे। तो इस तरह की बातें करते हो तुम। मेरी तुम्हारे कोई वजारते उजमा के लिए नहीं है, मेरे मुर्शद के लिए। अच्छा, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। देखो यार अल्लाह लोग के जी। क्या अल्लाह जानता है। इंग्लिस्तान का दौरा किया मेरे मुर्शद ने। वो इंटरव्यू सुना है जो मेरे मुर्शद ने मेम को दिया CNN टीवी पे। जी जी। हाय 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 क्या अंग्रेजी बोली है यार। वाह वाह चल वाह। बस। अंग्रेजी की तारीफ ना करो, अंग्रेजी की वजह से तो लोग कहते हैं फंसे हैं बेचारे वो। यार ऐसे ना कहो, लोगों की कौन सी बात है। एक दफा भी वो मेम नहीं हंसी। इसका मतलब है कि मुर्शद ठीक बोल रहे थे। जी, जी। मैं इधर बोलता हूँ तो तुम लोग हंस पड़ते हो। अगर मेम नहीं हंसी तो इसका मतलब है मुर्शद बब्बर शेर अंग्रेजी बोल रहे थे। खुदा का खौफ करो, मेम हंसी नहीं है, मेम ने बेइज्जती थोड़ी की है तुम्हारे मुर्शद की। और उसकी जुर्रत है बेइज्जती करे, वो कौन है? क्या नहीं किया मेम ने? मेरी चिट्ठी मेरे मुर्शद घट गोरे। और गोरे चिट्टे का काले का कहां से प्रॉब्लम आ गया? तो उसने क्या करना है? तुम्हारे मुर्शद के साथ की क्या है उसने? यार तुम्हारे मुर्शद को उसने किस तरह ललकार के कहा है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तो ये तो इस तरह ये मैं ललकारती हुई है। मेरे मुर्शद नहीं है ऐसे। कैसे? मेरे मुर्शद को कौन सा ग्रीन कार्ड चाहिए था? वो क्यों हमें आंखों में आंखें डाले? वो उधर दौरे पे गए हुए हैं कि आंखों में आंखें डालने गए हुए हैं? मेरे मुर्शद अल्लाह माफ करे इस तरह की तबीयत के नहीं है। वो अपनी सीधी सीधी गल करके निकल आते हैं बस। वो नहीं किसी की आंखों में आंखें डालते। और तस्दीक की थी उसने तुम्हारे मुर्शद की यार। मेरे मुर्शद बड़े बाइखलाक होनहार लड़के हैं और शर्मो हया का पैकर है। शर्म नहीं आती इस लड़की को? मेरे मुर्शद को कह रही है कि आंखों में आंखें डालो। शट अप। तुम्हारे घर प्यो भरा नहीं है? अच्छा चलो, तुमने इस बात को तो डिफेंड कर लिया, इस बात को कैसे डिफेंड करोगे जो तुम्हारे मुर्शद ने उस इंटरव्यू में ये कह दिया कि जो लोग मुल्क में मुसीबतों और मुश्किलात से, लोड शेडिंग वगैरह से तंग है वो मुल्क छोड़ दे? और यार हर चीज को पुट्ठा नहीं समझ लेते होते। हर गल उल्टी बना के ना कहा करो। इसमें क्या उल्टा? यार मेरे मुर्शद ने कहा कि जो तंग है लोग बेचारे परेशान है वो बाहर आ जाए। वो अवाम के भले के लिए कहा। अच्छा, बाहर आ जाए। खुद इंग्लिस्तान बैठे हैं मुर्शद, इसलिए कह रहे हैं कि इधर आ जाए। हाँ, सारी कौम उन्होंने भी। कहा है कि जबरदस्त। उनको महसूस हुआ है ना उधर अच्छा, जाके अच्छा, कि यार पाकिस्तान में तो बड़ी मत मारी गई है अवाम की। लोड शेडिंग, गर्मी, पसीने, ओए होए होए। उधर उन्होंने जाकर महसूस किया और अवाम की भलाई के लिए कहा कि बाहर आ जाओ, बाहर बड़ी ठंडी हवा चलन रही है। अच्छा। ये कहा उन्होंने। ये जो अच्छा आदमी होता है वही मशवरा देता है ना बच्चों को। मेरा एक ताया था, वो भी इसी तरह जब बाहर वेड़े में जाता था तो कहता था बाहर आ जाओ, बाहर हवा चलन रही है। ताया सबको बाहर बैठा के अंदर जाके जो दादी ने गजरेला बढ़ाया होता था सारा खा जाता था। अब छोटे छोटे थे, अब कहे यार ताया हमें क्या कि बाहर आ जाओ ठंडी हवा चलन रही है। खुद किधर जाता है? कभी ताए ने अंदर जाके सारा दुआना खा जाना, कभी गजरेला खा जाना। वैसे हमें बड़ा मजा आता था, बाहर ठंडी हवा चल रही होती थी। इसलिए मुर्शद ने अवाम की हमदर्दी के लिए कहा है। अच्छा, अवाम की हमदर्दी ने पूरे मुल्क को डिसफंक्शनल भी करार दे दिया। ओए होए यार, एक तो तुम लोग किसी पासे नहीं खड़े होने देते मेरे मुर्शद को। और यार अगर फंक्शनल हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये सही फंक्शन नहीं करता। अगर डिसफंक्शनल कह दिया तो उसका भी स्यापा पड़ गया तुम लोगों को। और यार तुम क्यों नहीं एक तरफ होते? यार ऐसी काम का भोंगिया ना मारते जाओ। तुम्हारे मुर्शद का ये जो एक इंटरव्यू पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। बिल्कुल यार उस पूरे इंटरव्यू में तुम अपने मुर्शद का एक एक जुमला सुनो, एक एक लफ्ज जरा गौर से सुनो। तुम्हारे मुर्शद की बॉडी लैंग्वेज देखो अपने मुर्शद की जरा, और उस खातून जो इंटरव्यू ले रही है उसका लबो लहजा भी जरा देखो। यार इस बात को नहीं देखते कि मेरे मुर्शद ने कितनी देर अंग्रेजी बोली है और CNN के चैनल पे अंग्रेजी बोली है, उनका इंटरव्यू चला है। बात सुनो, इसी पे गए। हम कब तक अब यानी किसी भी अपने सदर या वजीर आजम का जो गैर मुल्की दौरा है उसका मयार ये रखेंगे कि जनाब दौरे के दौरान उन्होंने टाइम्स को, न्यूज़ वीक को, CNN को, BBC को इंटरव्यू दिया है। यानी एक इंटरव्यू जो है वहाँ के जो मकामी मीडिया है
उसके ऊपर अगर हमारे सदर या वजीर आजम की तस्वीर नजर आ जाए, इसको हम दौरे की कामयाबी की अलामत समझ लेते हैं। कितने बदनसीब लोग हैं यार हम। यार बात को समझते नहीं हो। मैं इधर तुम्हारे प्रोग्राम में बैठता हूँ ना, मुझे कई दुकानदार कह देते हैं को कोई बात नहीं, हमारे टीवी पे आता है, दे दो दार, दे दो दार दे दो, आटा भी दे दो दार। अब मुर्शद जब CNN पे आएगा, फिर मुर्शद जब करिया मांगने जाएगा, किसी ने ना करनी है। क्या फजूल बात कर रहे हैं। हर अंग्रेज कहेगा यार हमारे टीवी पे आया, यार दियो कोई बात नहीं। इसलिए बड़ा अहम होता है इंटरव्यू। इसलिए पूरी दुनिया में हमारी इज्जत भी हो रही है ना, बहुत ज्यादा, है ना। और इज्जत क्यों नहीं हो रही? देखो ना यारा, नेटो सप्लाई बंद किया, कैसा फिर वक्त पड़ा अमेरिका को। माफिया मांग मांग के फिर उन्होंने नेटो सप्लाई खिला रहे हैं वो। कब माफी मांगी है? और तुम्हें नहीं पता? नहीं। ये हमारे वजीर खारजा है ना रबानी खार साहबा, 6-7 दफा गए उधर अमेरिकियों के पास। अच्छा। कब माफी मंगा तो फिर खोलेंगे नेटो सप्लाई। अच्छा। उन्होंने साफ आगे से कहा कि जा भाई माफ करो, जा तारी खैर में माफ करो सर। फिर आके इन्होंने बताया कि माफी मांग लिया उन्होंने। अच्छा, हाथ जोड़ के माफी मांगी? हाँ, उन्होंने यार मुझे कई दोस्तों अंग्रेजों ने बताया कि हमने कहा जाओ बीबी माफ करो जाओ। हालांकि अंग्रेज कभी हाथ नहीं जोड़ता। ओबामा ने तो अपने अंदर से घर से ही आवाज लगा दी थी, और जा बीबी माफ करे, फिर आके माफी दी है उनको। ऐਵੇਂ नहीं हम भी नेटो सप्लाई खोल रहे। वैसे सीरियसली पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान के ऊपर पहले ही अमेरिका का इतना प्रेशर था कि अल्टीमेटली उसे ये नेटो सप्लाई खोलनी पड़नी थी। बड़ा प्रेशर था जी, बहुत प्रेशर था। मुझे तुफैल थैला बता रहा था कि इतना प्रेशर था जितने प्रेशर में टायर पाड़ जाता है, उतना प्रेशर था। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का बड़ा दबाव था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब पाबंदी लगाई थी हमने, उस वक्त हमें इस एक्सपेक्टेड प्रेशर का अंदाजा नहीं था। हमें नहीं पता था कि ये प्रेशर अमेरिका का आएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जिन लोगों ने फैसला किया था पाबंदी हटाने का नहीं, पाबंदी लगाने का, वो कौम के मुजरिम है। फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये पाबंदी क्यों लगाई थी? उस वक्त आपने नहीं सोचा था? ये कौम का जो मोरल है, ये बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, इसको मजाक बना के रख दिया। जब रेमंड डेविस वाला मामला हुआ था और जिस दिन अचानक पूरी कौम को पता चला था कि हमने चंद डॉलरों के एवज उसको बेच दिया और वो डॉलर भी हमने खुद पे किए थे, जो उसका खून बहा था वो भी हमने खुद पे किया था, वो भी उन्होंने इतनी जहमत गवारा नहीं की थी कि वो हमें उतने पैसे ही दे देता। अभी भी तुम देख लो भाई, अगर माफी आपका था तो क्या उन्होंने माफी मांगी? आपका मुतालबा माफी था। आज वजीर दिफा ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसका मतलब है कि आपने जो पाबंदी लगाई है जब, तो आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसका मतलब है आपका वजीर दिफा आपके मुल्क के खिलाफ एक नई FIR कटवा रहा है। हमारे पहले केस खत्म नहीं हो रहे, अब वजीर दफा पे भी केस करवा रहे। तुम ये देखो कि बेहमियती की इंतहा है या नहीं। इसमें कोई जज्बातियत नहीं है, बिल्कुल गैर जज्बाती होकर बात करो। तो ये क्या बयान है? हमारी जो वजीर खारजा साहब है वो ये फरमा रही हैं कि हम एनेबलर स्टेट बनना चाहते हैं, दुनिया में आसानियां तकसीम करने वाला मुल्क कहलवाना चाहते हैं। आसानियां तकसीम करने का क्या मतलब है? कि दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हो कि हमें डॉलर्स दो, हमसे जो मर्जी करवा लो। बिल्कुल। वजीर खारजा भी लपेट गया। और वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि हम 42 मुल्कों के साथ महाजराई के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि जब आपने पाबंदी लगाई थी तो आपने 42 मुल्कों के खिलाफ ऐलान जंग किया था। यार मैं वजीर खारजा और वजीर दफा बर्दाश्त कर गया हूं, मैं अपने मुर्शद का अलामा नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये कह रहा हूं कि अपने मुर्शद से कहो कि ओबामा का कोई मिन्नत तरला करें, जाके उनसे कहें कि झूठे मुंह से एक माफी मांग ले, कोई हमारी झूठी सच्ची फेस सेविंग हो जाएगी। तुम्हें पता है बुश दौर में अमेरिका ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों से 210 मरतबा माफी मांगी थी। तो बुश की तो हरकतें इस तरह की थी, किसी की रेडी से किन्नू उठा लिया, किसी के छाबे में से शकरकंदी चौक के दौड़ गया। वो तो था ही इस तरह का लड़का, तो उसने तो माफिया मांगनी थी, किसी की टल्ली भी जाकर नाच जाता था। बाद में वो बेचारी उसकी बेगम महल्ले में माफिया मांगती फिरती। हमें अब ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, इसलिए वो माफियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो साल में एक कोटा था उसने अफगानिस्तान से माफी मांग ली है, अब वो रोज माफिया। हमारा इलेक्शन ईयर नहीं है यार। अफगानिस्तान से भी चंद दिन पहले माफी मांगी है। इससे पहले 3 या 4 मरतबा अमेरिका अफगानिस्तान में माफी मांग चुका है। अफगानिस्तान जी मुर्शद पाक वेरी बैड कर यही को तो दे बाल नहीं माफी मांगते हैं यूर। नाज़रीन यहाँ एक लेना छोटा सा वक्फा।
गिलानी ने तजवीज़ पेश की है कि बिजली के शोबे को वसाइल फराहम करने के लिए हुकूमत को करेंसी नोट छाप लेने चाहिए। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, मुर्शद मेरे हैं इमाम बशीर। और भाई धमाल की बजाय अपने मुर्शद को समझाओ कि बिजली नहीं होगी तो नोट कैसे छपेंगे। जाहिर है मशीनें बिजली से चलेंगी। मेहनत कर, हसद न कर। मुर्शद खुदा के वास्ते आप भी जरा इन दिनों बयान ध्यान से दिया करें जनाब। आपको पता है अच्छा बड़ा कि ये बंदा तो इधर टोकरे के नीचे सोटी लगा के बैठा हुआ है चिड़ा पकड़ने के लिए। आप इस तरह का बयान दे देते हैं, फिर ये मेरा तमस्खर और ठट्ठा उड़ाता है। मुर्शद बिजली नहीं है तो नोट कैसे छापने, हाथ से गेड़ के छापेंगे? नोट छापना है या नोट की राव कटनी है? इधर से 5000 का नोट दे, उधर से चुवानियां गिर रही हो। खुदा का वास्ता जनरेटर के साथ अगर मशीन चलाएंगे तो मशीन ढिली मठी चलती है। नोट एक पासे 5000 का छप जाना, दूसरे पासे 50 रुपए का छप जाना। आपने 5000 वाली साइड से पकड़ाना है, उसने पकड़ के परता के देखना है 50 रुपए का नोट, फिर उसे क्या कहेंगे, पुठा करके गले में रख लो। भाई नोट तो छापने पड़ेंगे, कोई रास्ता निकालो मुर्शद से को। रास्ता अब बिजली नहीं है तो हाँ, हम अफगानिस्तान से छुपवा लेंगे मुर्शद। आए हाय नौबत यहाँ तक आ गई है यार। अफगानिस्तान से सुना है छापे के पैसे भी थोड़े होते हैं। प्रिंटिंग तो हो सकता है कि सस्ती पड़े, लेकिन नोट लाते हुए बहुत ज्यादा किराया पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि वहां पे रेलवे के किराए बढ़ गए अफगानिस्तान में। क्या समझते हो कि मेरे मुंह के ऊपर नलका लिखा हुआ? क्यों? अफगानिस्तान में तो रेलवे है ही नहीं, तो किराए कैसे बढ़ गए? तो हमारे यहाँ बिजली है, रोजाना उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। देखा मुर्शद, मैंने कहा था ये टोकरे के नीचे सोटी लगा के बैठा हुआ। नवाज शरीफ का कहना है कि अगर गिलानी की जगह मुझ पर इल्जाम लगा होता तो मैं खुद ही घर चला जाता। घर चला जाता? तो मियां साहब गिलानी साहब भी रोज घर ही जाते हैं, वो को दूध दही वाली दुकान के फटे पे तो नहीं सोते जनाब? या आधी रात आखिरी शो देख के गुजारते और बाकी आधी रात किसी क्वाली में ताड़ियां मारते रहते। हजूर, हमारे मुल्क में इक्तदार में मजबूरियां कुछ और होती हैं और अपोजिशन की बढ़के कुछ और होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बंदा किसी दोस्त के घर गया और बंदा कहे असलम, अगर ये घर लेट आने पे मेरी बीवी मुझे इस तरह चाड़ती ना तो मैंने उसके साथ वो करनी थी कि याद करती। और फिर वही बंदा जब अपने घर लेट आने पे कान पकड़ के बैठा होता है तो सोच रहा होता है कि यार उतो किधरे असलम ही ना आया। और असलम भी ऐसा लीचड़ होता है, सारा साल आए ना आए उस दिन जरूर आता है। फिर बंदा कान पकड़े हुए नीचे से ही कह रहा होता है असलम मेरे घर दा ये माहौल तो नहीं सी, बस तेरी आ ही लै बैठी मैनू। लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों पर काबीना के इजलास में गर्मा गर्मी। वुज़रा खौफजदा हैं कि इस बार इलेक्शन में अवाम भी वोट नहीं देंगे। हाय हाय हाय। अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों को आज भी अवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। इस बात की फिक्र है कि हमें वोट नहीं मिलेंगे। Exactly. और मेरा तो ऐसे ख्याल है कि इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है। इस बात की भी अगर थोड़ी सी भी फिक्रमंदी इनको होती तो ये हाल ना होता जो आज चारों तरफ हमें नजर आ रहा है। मगर भाई जी आप पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई वोट। वोट नहीं खेत यार। और इनकी खेतियां वोट ही होते हैं। बल्कि मैं तो जनाब आपको ये मशवरा दूंगा कि वोट लेने किसी के घर जाना भी ना, क्योंकि घर तो को है ही नहीं। लोड शेडिंग ने मत मारी हुई है, सारी अवाम तो सड़कों पे निकली हुई है। और जब अवाम सड़कों पे निकल आए तो उसके दरमियान जाना तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस वक्त वो फुल बदीद हुए होते। अब वैसे भी लोगों ने किसी नए चक्कर में नहीं आना। वो बिल्ली चूहे की शिटोरी सुनी हुई है ना तुमने? वो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी, और चूहा दौड़ के खुड में दाखिल होने लगा तो उसने ऐसे करके चपट्टा मारा तो चूहे की पूंछल उसके हाथ में आ गई। चूहा अंदर जाके खड़ा हो गया, देखने लग गया। बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए बाहर से कहा कि आ जाओ अपनी पूंछ ले जाओ। चूहा भी सियाना था, उसने कहा बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। एडा मैं पूछ की करनी, मेरी कौन सी सवेरे पासिंग आउट परेड है जहां मुझे जुर्माना हो जाना कि तुम्हारी पूंछ कहाँ है भाई। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इन हमारे रिवायती सियासतदानों को वोट से खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं है। वोट इन्हीं को मिलेगा, जो मर्जी कर दे। यार तुम क्यों अवाम को पका कर रहे हो?
आज तक अवाम ही नहीं देते हैं ना वोट यार, इस दफा क्यों नहीं देंगे? अल्लाह खैर करेगा, जितना जितना मोटा दाना निकला बड़ा पिंडे पे, हमें नहीं पता। फिलिपाइन में खाजिसरा एसोसिएशन के सदर मेलेगन पिलबाओ फिल्मों के डायरेक्टर भी बन गए। स्टार्ट साउंड तेरे आन दे खड़ाक बड़े होणगे मजे ते वे बंद करो उतरिया, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट का कह रही हूं, तुमने गाना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। पॉज दलील, कैमरा मेरी तरफ नहीं करना, हीरो की तरफ करना है। हीरो बोल ना उन भाई मेरे हाल नहीं बोलने, उधर माल बोल, हीरोइन जेडी खलोती है, चल जरा गज बज के फिकरा बोल। आज तो बाद जदों भी तेरी लाठी जमीन ते बजेगी ते ओदे चों टक टक दी नहीं छन छन दी आवाज आएगी। कट वे तेरे को छन छन क्यों नहीं सही हुंदा वे, रहन दे फिकरा, दूसरा बोल। बड़ी पक्की रिश्तेदारी है तुहाडी, बड़ा शौक है तुहानू एक दूजे तो कुर्बान हो के मरन दा, भला मैनू की इतराज है? अज मैं तुहानू दोनों कट्ठे भुन देंगा, मैं अड्डी मार के धरती हिला दिया। नहीं ये नहीं ठीक, ए कहो वे मैं आधा घंटा नच के धरती हिला दिया। हाय वे जलील बंदूक ते पीछे कर, चल छट बंदूक शंदूक, मैं खतरनाक सीन करने, चलो गाना शुरू करो। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सुआद गल बात दा, अकेले हैं चले आओ कहाँ हो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब आप तैयार हैं? जी तैयार हूँ जी, मैंने कौन सा कोई ड्रेस चेंज करना है? मेरा मतलब है वो जो व्यूअर्स ने वीडियो क्लिप्स और तस्वीर भेजी हैं वो शुरू कर दूं ना? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। ये लें पहली तस्वीर देखिए। हाय हाय हाय, ये तो मुझे को पाकिस्तानी दुकानदार लगता है। क्यों? अमान से जितना महंगा हो गया फल फ्रूट, ये दुकानदार ने सोचा कि यार पैसों के साथ तो कोई नहीं खरीद रहा, सो ही जाऊं शायद कोई उठा के ही ले जाए। हाँ हाँ घर जाके बताएगा तो सही ना कि कोई कुछ लेके गया भी है। हाँ ईमान से फ्रूट तो इतना महंगा हो गया, जिस तरह को 10 साल पहले 10-12 बंदे बैठ के एक बीच में बड़ा गरमा रख के काट के खाते थे ना, अब इसी तरह 10-12 बंदे बैठ के बीच में एक अमरूद रख के काट के खा रहे होते और लड़ रहे होते हैं कि यार वो बीजों वाली साइड मैंने नहीं लेनी, दूसरी साइड दो मुझे। आगे से दूसरा कह रहा होता है इड्डा तो लाडला, बीजों वाली साइड नहीं लेनी, फिर 15 रुपये डालने थे ना बीच में, निकले भी तुमसे 10 रुपये और तुमने बीजों वाली साइड भी नहीं खानी। वाह जी वाह। जैसे पहले वक्तों में आके दोस्तों को बताते थे ना लोग कि यार हमने कल नया स्कूटर खरीदा है, इस तरह आप आगे बताते हैं कि यार कल हमने सेब खाया है। दूसरे बेचारे दुखी होकर कह रहे होते हैं खा सकते हो भाई सेब, आपका बद भाई होता है। यार ये फल क्यों इतना महंगा हो गया? ये बागों के मालक भी असेंबली पे पहुंच गए हुए। अजीज साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा नहीं बंदी है और ये बैंकॉक में फल बेच रही है। अच्छा 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 दिखाओ जरा। ये देखें, अब बेचारी से कोई खरीद नहीं रहा। हाँ 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 वाकई यार बैंकॉक की को लगती है, नक है वो गोल सा, मैंने समझा को लुकाट पड़ी हुई है। अगली वीडियो दिखाओ। ये देखें जी, गौर से देखिए अजीज साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। आको घोड़सवार है, घोड़े पे बैठ के हटकेलियां करा रहा है उसे, जैसे हमारे यहाँ नहीं सियासतदान अवाम पे सवार होके हटकेलियां कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बल्ले 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 बल्ले, बड़े बड़े करतब दिखा रहे हैं जी, जी जाहिर है। या अल्लाह खैर, ओ मेरे अमाल का, हाय 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 हाय, ओ यार ये वीडियो किसी तरीके से खुदा के वास्ते असेंबलियों में दिखाओ, ये हमारे लोग देखें सियासतदान, अल्लाह जानता है इनकी दौड़े लग जाए इस बंदे की तरह जैसे ये दौड़ा है, मुड़ के ये अवाम को देखे ना कभी। अच्छा अजीज साहब अगली भी एक वीडियो है, ये देखें।
अच्छा ये देखो, दो लोग फायरिंग कर रहे हैं और जो पीछे वाले की गोली निकल के उसका जो शेल है वो आगे वाले की शर्ट में घुस जाता है, उसकी हालत देखना क्या होती है। वो तो बहुत गर्म होता है खौल जो होता है गोली का। जी देखना अजीज था। साहब। ओए होए ओए होए होए, मर गए थे। ओ या अल्लाह, अब आ बंदूक फेंक दो। हाय हाय, ये काला बेचारा उधर से लाल हो गया होगा जहां पे खौल गिरा। तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जो हमारे लाला मूसा के नुमाइंदे मंजर सज्जाद साहब ने हमें भेजी है। ख़ास तौर पर एक लोकल ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है, तो वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर साहब तो बहरहाल वो तो होंगे ही, साथ हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं वो भी, लाला मूसा से उनका ताल्लुक है, वो भी उस तकरीब में शामिल है। तकरीब की दीगर तफसीलात में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम ज़रा एक वीडियो देख लो। अच्छा, तो बलौर साहब इफ्तिताह करने गए हाँ रेलगाड़ी का, हाँ खड़ी हुई का? यार हंसो ना, खड़ी हुई का ही करना इफ्तिताह, चलतियां तो है नहीं। दिखाओ जरा। आहा हा, तैयारियां हो रही हैं तकरीब की। रेलगाड़ी धो रहे हैं। वाह जी वाह, झंडियां भी लग गई। 18 गाड़ियां बंद हुई हैं, उनके लिए कोई ताज़ियती तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। जो एक शुरू की जा रही है उसके लिए खास तौर पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया। जाहिर है यार, जो शुरू होनी है उसके लिए तकरीब करनी है, जो बंद हुई है उनके क्या आप कुल कराएं वो? ये देखो, वाह जी वाह, झंडियां लग रही हैं, प्लस्तर हो रहे हैं, सारे खप्पे खुप्पे बंद हो रहे हैं, बलौर साहब आ रहे हैं। हा हा हा। अच्छा तुम्हें ये फूलों की सबसे दिलचस्प बात बताओ, ये फूल खास तौर पर मंगवाए गए हैं और ये प्लास्टिक के फूल हैं। ये देखो, यानी नीचे पौधे असली हैं और पौधे ऊपर असली फूल। है, फूल मसनूई है। हाय 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 हाय, बड़ा ताकतवर बंदा है जी गुलाम अहमद बलौर, वरना उसने तो बड़ी चम लानी थी कि गंजे पौधे ही लगाए हुए तुम लोगों ने। नयर मोहम्मद गोंदल साहब भी हैं साथ। वैसे अगर ये इन्होंने फुल जाली बनाए हैं तो ट्रेन भी जाली चला लेते। जाली होगी ना, 2-4 दिन बाद बंद हो जाएगी, जिस तरह Exactly. बाकी बंद हो रही है। इफ्तिताह तो हो गया है ना, वोटर्स तो खुश हो गए ना। हाँ नहीं नहीं जी, वोटरों को खुश करना इस वक्त बहुत जरूरी है, इलेक्शन आए हुए हैं। अब तस्वीर देख लें जी सब। ये क्या है जी, ये तो सारे चाइनीज लग रहे नहीं हैं। नहीं, ये चाइनीज स्टूडेंट्स के डेलीगेशन है जो हमारे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं राना मशहूद साहब, उनसे मुलाकात के बाद बाहर आए हैं और पता नहीं किस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, लो जी, ये चाइनीज स्टूडेंट पता क्यों हंस रहे हैं? राणा साहब के मेरा ख्याल है मुंह से निकल गया कि तुम लोग देखना 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान तरक्की के सफर में चाइना के हम पल्ला हो जाएगा। उस पे वो हंस रहे हैं। ओचो पोचो को ओचो चो चो एडा चलती वाचो चोपो को चो। या फिर मेरा ख्याल है राणा साहब ने कहा कि आप बेशक चाइनीज हैं तो स्टूडेंट ना, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब आप में भी लैपटॉप तकसीम करेंगे। उस पे वो हंस हंस के लुटिया डाल रहे हैं कि साडे लैपटॉप ते सानू ही में आऊ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पा जुनैद, मेरे वालिद साहब मरहूम की छोटी फुफ्फो हैं छोटी, वैसे उम्र उनकी को 88 को साल है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अगर छोटी 88 की है तो बड़ी कितनी उम्र की? वो बड़ी वाली तो ज्यादा बड़ी हो गई थी, फिर फौत हो गई थी। अच्छा, ये जो छोटी फुफ्फो है हमारी दादी फुफ्फो ही आई हुई है। सवेरे यार मैं क्या देखता हूँ मंजर है कि उनके आगे खाना रखा है तो उन्होंने पहला नवाला लेके कह दिया कि अपना अजी पुत्र अब पिंडियां ते तेरी मां पकाउंदी हुंदी सी। बस वो परजाई तुम्हारी पास बैठी हुई थी, अच्छा। उसने दादी फुफ्फो के आगे से गुस्से से प्लेट खींच ली, कहती है फिर फुफ्फो जाके मां दे हाथ दिए ही खाओ। उधर तो लड़ाई शुरू हो गई यार। तुम्हें पता परजाई तुम्हारी भी पूरी रैया सुल्ताना है अच्छा, और फुफ्फो भी झांसी की रानी हुई है। मैं बीच में कुतुबुद्दीन अहमद बन के देख रहा था दोनों को।
यार ये बुजुर्गों का जो कहना होता है ये क्या गलत होता है जो ये गर्मी खाई जाती है हम लोग? मेरा ख्याल है कि बुजुर्गों को इतना अलाउंस तो देना चाहिए, चाहे उनकी बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, बर्दाश्त करनी चाहिए। और अगर उनकी बात से इख्तलाफ भी हो तो किसी तदब्बुर के साथ, हिकमत के साथ इनकार करना चाहिए। इस तरह तो नहीं करना चाहिए कि प्लेट ही उनके सामने से उठा ले। यार वो मेरे आगे से प्लेट उठा लेती है परजाई तुम्हारी, फूफी बेचारी तो फिर पता नहीं कितने सालों के बाद आई थी। मगर मैंने समझाने की कोशिश की यही कि बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। बुजुर्ग जो बात करते हैं यार है उसमें कोई ना कोई हिकमत ही होती है। बेशक। लेकिन दूसरी तरफ इस बात में भी पूरा वजन मौजूद है कि मेरा ख्याल है कि बुजुर्गों को भी अपनी जो बुजुर्गी है उसका एहतराम करना चाहिए, और इस तरह की जो मतलब इरिटेशन पैदा करने वाली बातें उनसे गुरेज करना चाहिए। यार ये तो तुम उन बुजुर्गों की बात कर रहे हो ना जिनकी सेंसेस कायम है, जो होश में है, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग 88 साल की फुप्पो है। अब उनका क्या किया जा सकता है? जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कहती है कि पुत्र तू ते मर नहीं सकती। मैंने कहा शाबाश अल्लाह से खैर मांगे फुप्पो जी, अगर मैं मर गया था तो आए किस तरफ हैं आप? ये तो तुम अपनी पुप्पो की बात कर रहे हो ना जिनकी उम्र 88 वर्ष है। लेकिन हमारे ये भी तो एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि बहुत जल्द हमारे बुजुर्ग जो है अपने आप को बुजुर्ग समझना शुरू कर देते हैं। जो ही यानी वो रिस्क कमाने का जो फरीजा है उससे वो सबकदोश होते हैं, 50 साल 55 साल की उम्र में वो अपने आप को एक बिल्कुल यानी फालतू का पुर्जा समझना शुरू कर देते हैं। फारग अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। फारग हो गया अब मैं बुजुर्ग हो गया, रिटायरमेंट ले लेते हैं जिंदगी से। हालांकि अगर फर्ज करें अगर आप 60-65 साल के हैं और आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने घर को फाइनेंशियली रन करने की, फिर भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को माशरे का, अपने फैमिली का एक फाल रुकन रखें। आप माशरती सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं, आप फलाई रफाई कामों में हिस्सा ले सकते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं कि आप सारा दिन आप घर में रहें, और अगर आपकी सेहत भी ठीक है इसके बावजूद आप सारा दिन घर में पड़े रहें और ये देखते रहें कि कौन कहाँ पर मुझे तनकीद का मौका मिलता है, बहू पर तनकीद, बेटे पर तनकीद, औलाद पर तनकीद। इस बात से मेरा ख्याल है कि ये कहना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन बहरहाल बुजुर्गों को भी अपनी बुजुर्गी का एहतराम करवाना चाहिए। मैसेज देना चाह रहे हो या वैसे बात कर रहे हो? क्या मतलब? आजकल अम्मा जी तशरीफ लाए हुए ना उकाड़े से इसकी तरफ। मैंने कहा कहीं बहाने से उनको मैसेज दे रहा हो प्रोग्राम के जरिए कि अम्मा जी जरा अपनी बहू पे हाथ थोड़ा ही रखना। नहीं ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। माँ जी तो बहुत प्यारे हैं, बड़ी वो मोहब्बत करते हैं सबसे बच्चों से। यार सीरियसली वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अक्सर बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपने दौर का और आज के दौर का मुकाबला शुरू कर देते हैं, उधर असल में टेंशन पैदा होती है। अच्छा, मुकाबले में भी कोई बुराई नहीं है, मुकाबला करना चाहिए। पुराने वक्त, पहले वक्तों की जो अच्छी बातें हैं उनका जिक्र करना चाहिए, लेकिन वो भी एक रेड लाइन होती है। उससे ज्यादा जो नई नस्ल है वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है। उस लाइन को क्रॉस करने से मेरा ख्याल गुरेज करना चाहिए। और मतलब ऐसी बात जो बिल्कुल ही बेतुकी सी लगे, ऐसी जो बहुत छोटी छोटी बातें अगर बुजुर्ग उन पर भी एतराज करते तो जवाब में मेरा ख्याल है कि नई नस्ल को एतराज नहीं करना चाहिए या हार्शली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये तो सबसे अहम बात है कि अगर कोई कहता भी है बुजुर्ग, चाटता भी है किसी बात पे, तो उसको बड़े अक्लमंदी के साथ और बड़े अदब के साथ हैंडल करना चाहिए। उस पे बिल्कुल उनको आप कोई गुस्सा गर्मी नहीं दिखा सकते, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गुनाह भी है और वैसे भी अखलाकन भी बहुत बुरी बात है। मगर बुजुर्गों का मैंने देखा कि अक्सर को ऐसी बात कर देते हैं जिससे बहुत झगड़ा खड़ा हो जाता है। जिस तरह अभी देखो ना मेरी दादी फुफ्फो ने हाय हाय पिंडियों पे देखो स्यापा डाल दिया कर। बुजुर्गों को ये चाहिए कि घर में अपनी जो पोजीशन है उसको अनडिस्प्यूटेड रखें, मतनाज़ा ना होने दें, क्योंकि घर में जो दीगर अरकान है अगर उनके दरमियान कोई गलतफहमी पैदा होती है तो बुजुर्गों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बीच में एक ऐसा रोल अदा कर सके, एक बुजुर्गी का एडवांटेज हासिल करके उनकी सुलह सफाई करवा सके, बजाय ये कि वो अज खुद मतनाज़ा हो जाए। अभी जो बड़ी मामूली और छोटी सी बातें होती हैं और जिनमें को अल्लाह माफ करे कोई ऐसा गुनाह या गलती भी नहीं होती कि प्याज ऐसे नहीं काटते ऐसे काटते हैं, या थोम ऐसे नहीं छीलते इस तरह छीलते हैं, या मसाला पहले बनाते हैं या बाद में बनाते हैं, तड़का बाद में लगाना था कि पहले लगा दिया। ये बातें जरा वाकई टेंशन देती हैं कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं। वरना मैंने देखा कि बुजुर्ग तो अल्लाह की रहमत से ऐसा घर का फर्द होता है, अल्लाह की इतनी रहमत होती है घर में कि बहुत बहुत बड़ा मसला और बड़ा बड़ा
बड़ा हादसा जो है वो चुटकियों में बुजुर्ग सुलझा है। देते हैं। ओ ऐसी एक बात करके तो सारा मसला ही खत्म कर देते। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अब्दुल गफूर जिम्मी। अस्सलाम वालेकुम जिम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी सेहत तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। अच्छा, आप बहुत जल्दी वापस आ गए, आपने तो कहा था कि साल बाद आएंगे। हाँ नहीं, वो एक मैरिज का लिए आया हूँ इधर। अपनी मैरिज के लिए? वो खुदा दा खौफ कर यारो, उन केड़ा मैरिज कर लवा, उन ते मेरा पुत्र बड़ा हो गया है। अच्छा। हाँ, जिमी दा पुत्र जिम जांदा है। वो कहता है कि अब्बा उन तू शादी की थी तेनू बहुत मारा। हाँ, वो जवान हो गया वो। तो बेटे से डर के आप शादी नहीं कर रहे? नहीं ऐसी बात नहीं, आप तो वो पुत्र का शादी करा। अच्छा, तो फिर किसकी शादी पे आए पाकिस्तान? वो इधर मेरा कजन है, उसका बेटे का अच्छा शादी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसने मुझे कहा था, फोन किया कि जरूर आना है शादी पे। तो कहता है संडे वाले दिन शादी और पीर का वलीमा है, तो वो पीर का वलीमा नहीं छोड़ना तुमने। मैं भी सोचा कि मुरीद का वलीमा हुंदा ते छड़ देंदा, पीर का वलीमा तो अटेंड करना चाहिए। अच्छा वो इधर आके पता चला है एयरपोर्ट पे कि पीर मंडे को कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो एयरपोर्ट पे खैरियत रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? मैं कौन सा पेरिस का एयरपोर्ट से उतरे हूँ, वही पाकिस्तान का एयरपोर्ट अपना, उधर खजल खराब तो होना होता है। क्या हुआ? वो जो एयरपोर्ट वाले उनका पॉकेट पे नजर होता है और जो रिश्तेदार लेने आते हैं उनका टैची पे नजर होता है। इस दफा ते मैं जराबा दे विच डॉलर लेके आया हूँ। एक अफसर को मैंने जराबों में से डॉलर निकाल के दिया तो वो हंस के कहता जराबा तो होते ले आकर। और मैं क्या 18 दे घंटे जहाज दे विच बैठ के आया, जहाज इस तेरे फुफड़ ने लॉन्ड्री खोली हुई है। मैंने भी सोच लिया अब जब भी आता हूँ मैं 2-3 दिन पहले ही जराबा में डॉलर रख लेना। दूसरी तरफ वो जेड़ा रिश्तेदार लेने के लिए आता है वो अटैची पर नजर रख के कह रहा होता है यार क्या बात है, उन तेरा मुंह ज्यादा कमजोर लग रही है। अब तो मैंने टैची के ऊपर लिखा लिया कि मेरा मुंह टैची के अंदर नहीं गर्दन के ऊपर है। मैंने इस दफा बड़ा कमाल किया, मैं टैची के अंदर हवा भरवा के ले आया हूँ। मैंने कहा अब टैची की हवा खारिज होएगी तो फिर इनको पता चलेगा। वो उधर एक रिश्तेदार का बच्चा टैची के ऊपर बैठ गया, वो टैची फंस गया। इधर वो टैची फिस गया, उधर से उन्होंने पूछना शुरू कर देता वापस कब जा रहे हो। यार अब ऐसा भी नहीं होता। यार तू ऐसा दी गल करने और जिसके लिए गिफ्ट ना लेके आओ उसका मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे इधर रख दे उते कसौन मजे तो मुंह नहीं फूल जाता। वह जिस तरह वो पठान की मकई का दाना फूल जाता है। बट आई डोंट माइंड, मुझे ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि ये जो रिश्तेदार दोस्त है सारे बचपन के होते बड़ा मैं मिस करना इन्हें। अच्छा। हाँ, अभी पिछले दिनों मदर्स डे था तो उस दिन मैं बहुत रोया। अच्छा। अम्मा मुझे बहुत याद आया उधर, अम्मा को याद करके बड़ा रोया मैं। और उस वक्त जिम्मी सारा गायब हो गया और गफूरा रोया उस वक्त, चूंकि गफूरा कहती है अम्मा, अम्मा जब भी फोन करती है मुझे कहती है कि गफूरिया मैं तेरे पैसे अनु की करना है, तू ही नहीं मेरे खोलेगा। तो इधर आके खुश होता हूँ मैं इनको मिलकर। अच्छा। अम्मा को भी मिलता हूँ, दोस्तों को मिलता हूँ, खुश होता हूँ। आई डोंट माइंड। अच्छा जी, भी दोस्तों रिश्तेदारों की मोहब्बत अपनी जगह, ज़मीन की जो कशिश है ये अपनी जगह, लेकिन ये जो हालात है यहाँ पे ये तो दिल दुखाते होंगे तुम्हारा। उधर बैठ के तो सारे बड़े टेंशन में होते हैं यार दोस्त, जो वेखने ना टीवी के ऊपर इधर का सियासत और इधर का बम ब्लास्ट हो गया, जहाज गिर गया, बड़ा दिल दुखदा है। और सियासतदानों का स्यापा पिया होया है, कोई भी इधर सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो बड़ा उधर सर तय कुर्ता है और बड़ा टेंशन होता है। और ऊपर से जब इधर आते हैं तो बार बार बत्ती जाती है तो बड़ा टेंशन होता है, गर्मी बहुत है, पता नहीं किस तरह इधर लोग रह रहा है। वो बार बार बत्ती जाती है, ऊपर से सारे रिश्तेदार कहना शुरू हो जाते हैं सत्तू पी बड़ा ठंडा होता है, गूंद कतीरा पी बड़ा ठंडा होता है, रौ पी बड़ा ठंडा होता है, दुआना खा बड़ा ठंडा होता है। और ठंडा तो पता नहीं होता कि नहीं होता, हैजा जरूर होता है।
बड़ा टेंशन है ये लोड शेडिंग का इधर। हाँ, वो वो तो अम्मा बेचारी कोई भी टेंशन शुरू हो जाती है, सारी रात पक्खा चलती रहती है कि किधरे ये गफूरा गर्मी की वजह तो ना वापस जल्दी चला जाए। सारी रात बेचारी पक्खा चलती है। मैं क्या अम्मा छड़ दे तू की सारी रात छलियां पोंदी रहती है। अगो मैनू तरौल मार के मैनू कहती है तेरी मखौल की आदत नहीं जाती। मैं क्या मेरी मखौल की आदत नहीं जाती, तेरी तरौल की आदत नहीं जाती। अम्मा बड़ा प्यार करती। अच्छा जिमी, आप जितने थोड़े वक्त के लिए आते हैं वो सारा टाइम तो आपका रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात में गुजर जाता होगा। हाँ, रिश्तेदार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से मैं बाहर गया हो या ना उन खानदान पिछो बड़ा बड़ा हो गया। जाहिर है शादियां वादियां हो गई होंगी ना। और वो भी हुई होंगी शादियां वादियां भी, मगर मेरा खानदान वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। कैसे? वो जब भी इधर आता हूँ को बंदा आ जाता है पछानिया नहीं हूँ अपने चाचे नू, पछानिया नहीं हूँ अपने ताए नू। वो कोई कहता है कि अपने कजन नू भी बाहर लेके जा, अच्छा। कोई कहता है यार अपने भतीजे का वीजा भी भेज दे, कोई कहता है भांजे नू भी नाल लेके जाए, इथे हमें वेला फेरदा रहता है। अब तो मैं सोचता हूँ कि ये को 16 करोड़ बेचो कोई 7 करोड़ मेरा भतीजा भांजा ही है। फिर क्या कहते हो तुम उन्हें? उनको मैं समझाता हूँ मैं उसे पिज़्ज़े का काम करना, वीजे का काम नहीं करना। अच्छा यहाँ तो आपके रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, तो यहाँ से भी कोई दोस्त वगैरह आपसे मिलने वहाँ आते हैं? और यस, उधर फ्रेंड्स में कई दफा गए हैं। एक क्लास फेलो भी मेरा गया था उधर, मिला मुझे। अच्छा। पिछले महीने एक मेरा रिश्तेदार शायर है वो भी उधर आया था। अच्छा। हाँ, उसको मैंने बड़ा घुमाया फिराया, उसको दिखाया, एक बहुत बड़ा हाल दिखाया उधर। अच्छा। मैंने कहा इधर बहुत बहुत मशहूर सिंगर्स ने गाना गाया था। फिर उसको मैंने एक आर्ट गैलरी दिखाया। मैंने कहा इधर बड़े बड़े मशहूर पेंटर्स दी पेंटिंग दा नुमाइश होया सी। अच्छा। फिर उधर एक बहुत बड़ा और हाल दिखाया। मैंने कहा इधर पूरी दुनिया के बहुत बहुत बड़े लीडरों ने तकरीर की थी सी। तो मुझे कहता है मैनू वो जगह भी दिखा जिथे किसी मशहूर बंदे ने रोटी खाधी सी। और फिर मुझे याद आया तो सवेर दा भूखा बेचारा पेट। अच्छा जिम्मी, वापस कब जा रहे हो? अभी तो अमेरिका तो पहुंचूंगा देर तक। अच्छा। क्योंकि अभी मैं जाते हुए ओस्लो जाऊंगा। अच्छा। हाँ, उधर एक इस्लामिक कल्चर सेंटर है। अच्छा। हाँ, उनका एक चैरिटी डिनर है, उधर जाना है। मेरे साथ जाना है तूने? अच्छा ठीक हाँ, है। पिछली दफा तुमने वादा किया था कि तुम्हारे साथ अच्छा, चलूंगा। नहीं, नहीं, मैं उधर चलूंगा। चलना, ओस्लो चलते हैं जाते हो। ठीक है। तो फिर जाऊंगा अमेरिका आगे। ओ हाँ यार, मुझे याद आया जुनैद साहब आपका को कस्टम में वाकफ नहीं है? क्यों खैरियत? यार वो 10 किलो गंडेरियां क्लियर करानी है। उधर एक अमेरिकन मेरा दोस्त है, वो उसको एक दिन मैं कह बैठा हूँ, मैंने कहा सारा दिन चिंगम चूस दे रहंदे हो, गंडेरियां चूसो तो होश आवे। कहता व्हाट इज गंडेरी? मैं कहे देसी चिंगम होंदी है। कहता 10 किलो लेके आ। मैं कहा तेरी सदके जावा डू मोर दिया पुत्रा। कदी 10 किलो चिंगम बेबे नु क्या सही लेके दे, जेड़ी चीज वेंदे हो वध तो वध ही मांग दे। अब मैं 10 किलो गंडेरियां लेके जा रहे उधर गंडेरी पार्टी करनी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।